हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेज में आप सब लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस चर्चा और कक्षा के माध्यम से हम भारतीय इतिहास को आधार बना के भी ये चर्चा कर सकते हैं। हालांकि एक काम करते हैं कि भारतीय इतिहास या राजनीतिक विज्ञान का रेफरेंस लेते ही नहीं हैं, है ना। हालांकि जो चर्चा आपके सामने आएगी उसका कुछ जुड़ाव भारतीय इतिहास के साथ भी मिलेगा आपको और राजनीतिक विज्ञान के साथ भी जुड़ाव मिलेगा। तो भारतीय इतिहास और राजनीतिक विज्ञान का कोई ग्राउंड हम यहाँ पर नहीं उठाते हैं, एक शीर्षक इसको दे देते हैं। शीर्षक का मतलब ये होगा कि राजा के कर्तव्यों का वर्णन या राजा की शक्तियों का वर्णन। हम अगर अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के उद्देश्यों को आधार बनाएं तो राजा के कर्तव्यों का वर्णन और राजा की शक्तियों का वर्णन ये कहाँ कहाँ आपको मिल जाते हैं और इसके रिगार्डिंग किस किस प्रकार की जो वैल्यूज हैं वो आपको परीक्षा में मिल सकती हैं। आप लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से जो भी वीडियोज हम आपके सामने लाने का कार्य कर रहे हैं उस वीडियोज की शुरुआत में ही हम आपको ये बताने का कार्य करते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से आपका एक टाइटल हो जाना चाहिए या प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से एक शीर्षक आपका हो जाना चाहिए। अब अगर हमें आज ये डिस्कस करके चलना है कि राजा के कर्तव्यों का वर्णन या राजा की शक्तियों का वर्णन, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी चर्चाएं आपके सामने आएंगी वो सामूहिकता के तौर पर आएंगी, यानी कि जो चर्चाएं बिखरी हुई आपको मिल जाती हैं दाएं बाएं, उन सभी चर्चाओं को हम लोग क्या है एक साथ रख करके डिस्कस करने की बात करेंगे कि क्या क्या रेफरेंसेस आपको लेके चलने चाहिए और किस प्रकार का व्यवहार आपका यहाँ पर हो जाना चाहिए। हम सब लोग जानते हैं कि अगर हम लोग राजा के कर्तव्यों का वर्णन या राजा की शक्तियों का वर्णन अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो हमें अपने इतिहास की ऐतिहासिकता में जाना होगा। और हमारे यहाँ इतिहास की ऐतिहासिकता का मतलब क्या हो जाता है कि चर्चा के प्रारंभ में ही जो ग्राउंड आपको लेकर के चलना पड़ेगा वो ग्राउंड बनेगा आपका प्राचीन भारतीय इतिहास का। और अगर आप प्राचीन भारतीय इतिहास को आधार बना के व्यवहार करेंगे तो आप लोग भली भांति पहचान पा रहे होंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रारंभ हम अगर पाषाण काल से करके चले, अगर हम पाषाण काल के को लेकर के चले, पाषाण काल के बाद आपको क्या मिलता है, आपके यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता आपको दिखाई पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता के बाद आपको क्या दिखाई पड़ता है, ऋग्वैदिक काल आपको दिखाई पड़ता है। तो इतना तो हम आपको सुनिश्चित करवाना चाहेंगे कि मामला चाहे पाषाण काल का हो या मामला चाहे हड़प्पा सभ्यता का हो या मामला चाहे आपका ऋग्वैदिक काल का हो, यहाँ राजा जैसी शब्दावली आपको लेकर के नहीं चलनी चाहिए। अच्छा, पाषाण काल के संदर्भ में तो खैर कोई डाउट है ही नहीं। पाषाण काल के संदर्भ में तो आपको कहना पड़ेगा कि मनुष्य अपना इतना विकास नहीं कर पाया था कि आप उसको आधार बना करके और राजनीतिक व्यवहार को लेकर के कोई बड़ी चर्चाएं कर पाएं। अभी हाल ही में एक वीडियो के माध्यम से हमने आपको समझाया है जिसमें हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक पहलू को डिस्कस किया गया है और उसमें भी हम कुछ इसी प्रकार के रेफरेंसेस आपके सामने रख पा रहे होंगे कि हड़प्पा सभ्यता में ना तो कोई स्टेट की कैलकुलेशन है और ना ही कोई राजा जैसी शब्दावली की कैलकुलेशन है। कुल मिलाकर के अब ये कहना काफ़ी आसान हो जाता है कि ऋग्वेद को जब आप उठाएंगे तो ऋग्वेद में राजा जैसी शब्दावली का सर्वाधिक प्राचीनतम उल्लेख आपको दिखाई पड़ता है। और चौंकाने वाली बात यहां पे क्या रहती है कि ऋग्वेद में राजा जैसे शब्दावली का उल्लेख तो है। अब ऋग्वेद के बारे में कहा किया जाता है कि ऋग्वेद में जिस शब्दावली का जितनी ज्यादा बार आप डिस्कशन देखेंगे वह शब्दावली उतना ही क्या है अपना भारीपन लेकर के चलती है। अब ऋग्वेद में राजा जैसी शब्दावली का उल्लेख तो है लेकिन क्या है केवल एक बार है, यानी कि ये कहने में हमें बिल्कुल भी परहेज करके नहीं चलना चाहिए कि राजा जैसी शब्दावली का ऋग्वैदिक काल में डिस्क्रिप्शन तो आपको दिखाई पड़ता है लेकिन वहां पर जो राजा जैसी शब्दावली है व्यवस्थित नहीं है, अनुशासित नहीं है, लोकप्रिय नहीं है, तो फिर कहां से डिस्कशन प्रारंभ होगा। राजा जैसी शब्दावली आपके यहाँ पर सबसे पहली बार जो अपनी लोकप्रियता हासिल करती है वो उत्तर वैदिक काल में करती है। अगर आप उत्तर वैदिक काल में आर्यों के राजनीतिक व्यवहार को कैलकुलेट करने की बात करोगे तो आर्यों के राजनीतिक व्यवहार को जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो उसमें जब हम उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक इकाइयों पर डिस्कशन करने की बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो आपको राजनीतिक इकाई वहां पे दिखाई पड़ती है उसको कहा जाता है जनपद।
और वहां जो जनपद का प्रधान है, जो जनपद का आपका पॉलिटिकल हेड है, उसी को आप राजा कहने का प्रयास करते हैं। तो कहा यह जाता है हमारे यहाँ पर कि राजा जैसी शब्दावली सबसे पहली बार अनुशासित कब हो रही है, या सबसे पहली बार व्यवस्थित कब हो रही है, या सबसे पहली बार वो अपनी लोकप्रियता कब हासिल करती है। तो आप सीधा अंतर बना सकते हैं उत्तर वैदिक काल में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उत्तर वैदिक काल में राजा जैसी शब्दावली अपने आप को व्यवस्थित करके चलेगी, या राजा जैसी शब्दावली अपने आप को अनुशासित करके चलेगी, तो राजा के कर्तव्य क्या होंगे, राजा की शक्तियां क्या होंगी, इनका भी सबसे पहला जो व्यवस्थित वर्णन आपको दिखाई पड़ेगा वो उत्तर वैदिक काल में ही आपको क्या है, दिखाई पड़ेगा। और ये बिल्कुल ठीक है, पाक साफ है, इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। और उत्तर वैदिक काल में राजा के कर्तव्यों का वर्णन या राजा की शक्तियों का जो वर्णन है ये किस प्रकार से आपके सामने आता है। तो उत्तर वैदिक काल में दो प्रकार के यज्ञ आपको मिल जाते हैं, और इन यज्ञों का जो करैक्टर आपका है बिल्कुल क्या रहता है, पॉलिटिकल रहता है। एक यज्ञ के बारे में आपने सुना होगा, उसको हम कहते हैं, जैसे हम लिख करके आपको बताना चाहेंगे ताकि आपके जहन में थोड़ा अच्छे से ये बात क्या है, फिट हो जाए। तो अगर आप उत्तर वैदिक काल का रेफरेंस लोगे, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड का रेफरेंस आप लोगे, तो दो प्रकार के राजनीतिक यज्ञ आपको मिल जाते हैं। एक को कहा जाता है राजसोय यज्ञ, और एक को क्या कहा जाता है साथियों, एक को हम कहते हैं वाजपेयी, एक को क्या कहते हैं, वाजपेयी यज्ञ हम कहने की कोशिश करते हैं। ओके, अब ये भी आपको सावधानी लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि ये मामला कहाँ का है, ये मामला लेटर वैदिक पीरियड का है। दैट मीन्स कहाँ का है, आपको यहाँ पर उत्तर वैदिक काल का मामला बन जाता है। ये मामला आपके यहाँ पर कब का बनेगा, उत्तर वैदिक काल का बनेगा। अगली बात क्या है कि ये जो यज्ञ हैं इनको क्या कहा जाता है, राजनीतिक यज्ञ कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, राजनीतिक यज्ञ कहा जाता है। यानी कि इस प्रकार के यज्ञों का जो उस समय आयोजन हुआ, तो इनका उद्देश्य सामान्य जनमानस का सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कल्याण करना नहीं था, बल्कि इनका उद्देश्य क्या था, राजा जैसी व्यवस्था को या राजा जैसी शब्दावली को व्यवस्थित करना, अनुशासित बनाना या उसको लोकप्रियता दिलाने का कार्य करना। अब ये जो आपका राजसोय यज्ञ है, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। राजसोय यज्ञ का मतलब वहां पे क्या होता है कि जब आप राजा को आधार बनाते हैं, तो राजा का जब उस समय राज्याभिषेक होता था, राज्याभिषेक को इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, कोरोनेशन कहते हैं। जब राज्याभिषेक हुआ करता था, तो राज्याभिषेक के दौरान आप क्या करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं। आप क्या करते हैं, आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं। आप क्या करते हैं, आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो हमारे यहां पर बहुत पुरानी व्यवस्था यह है कि जब आप शुरुआत में सबसे पहले यहां ये डिस्कशन आपका गिरता है, तो जब उत्तर वैदिक काल में आप लोग क्या है ना, वहां पर राजनीतिक यज्ञों को आप डिस्कस करने की बात करोगे, तो वहां पर एक राजसोय यज्ञ करके आपको मिलेगा, जो राजा जैसी व्यवस्था से संबंधित है। राजा जैसी व्यवस्था का राज्याभिषेक, दैट मीन्स कोरोनेशन से संबंधित है। और राज्याभिषेक की प्रक्रिया में जिन अनिवार्य या आवश्यक मंत्रों का आप उच्चारण करके चलते थे, उन मंत्रों का उच्चारण क्या होगा, यहां पर होगा। अब यह कहने में कोई समस्या नहीं है कि राज्याभिषेक ही किसका प्रतीक माना जाता है। राज्याभिषेक ही किसका प्रतीक माना जाता है, शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यानी कि राज्याभिषेक जैसी व्यवस्था को ही आप क्या कह सकते हैं, सिंबल ऑफ द पावर कह सकते हैं। तो ये जो यज्ञ है, ये दो प्रकार से व्यवहार उस समय कर रहा है मेरे हिसाब से, कि राजा जैसी व्यवस्था के राज्याभिषेक के साथ भी क्या अपना संबंध बना के चलेगा, और साथ ही साथ जब आप राज्याभिषेक कराएंगे तो राजा जैसी व्यवस्था को आपको डिफाइन करके चलना पड़ेगा। और राजा जैसी व्यवस्था को जब आप डिफाइन करके चलेंगे, तो राजा जैसी व्यवस्था को आपको थोड़ा एम्पावर्ड करके चलना पड़ेगा, आपको थोड़ा क्या शक्तिशाली बना करके चलना पड़ेगा। तो वही कार्य उस समय कौन कर रहा था, आपका राजसोय यज्ञ कर रहा था। अच्छा, ये जो वाजपेयी यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ में दोनों बातें आपको जोड़नी पड़ेंगी कि वाजपेयी यज्ञ जो है ये व्याख्यान करेगा। ये क्या करेगा, व्याख्यान करेगा। व्याख्यान करने का मतलब क्या है, ये देगा आपको रेस्पेक्टिव एक्सप्लेनेशन देने का काम करेगा। व्याख्यान करेगा यानी कि क्या करेगा, आपको रेस्पेक्टिव एक्सप्लेनेशन देने का काम करेगा। और कैसे, अपनी व्याख्याओं के माध्यम से क्या है, हम वही कहेंगे, राजा की शक्तियों की व्याख्या करेगा। राजा की शक्तियों की क्या करेगा, व्याख्या करके चलेगा। और राजा की शक्तियों की व्याख्या करने के साथ साथ क्या है साथियों, आपको यह भी कह के चलना पड़ेगा कि ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था राजा के कर्तव्यों की व्याख्या भी करेगी।
राजा की जो ड्यूटीज होंगी तो राजा के कर्तव्यों की व्याख्या भी आपको यहाँ पे मिल जाती है और शक्तियों की व्याख्या भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है। ये दोनों व्यवस्थाओं को एक साथ लेकर चलेगा, लेकिन ये केवल यहाँ आप कर्तव्य नहीं जोड़ेंगे। यहाँ केवल क्योंकि मामला राज्याभिषेक का है और राज्याभिषेक का मामला है तो राजा जैसी व्यवस्थाओं को आपको थोड़ा एम्पावर्ड करके चलना पड़ेगा, शक्तिशाली बनाकर आपको चलना पड़ेगा। और जब आप एम्पावर्ड करने की बात करोगे, शक्तिशाली बनाने की बात करोगे, तो फिर ये आपके समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर शक्ति का प्रतीक जुड़ के चलेगा। यानी कि ये जो आपका यज्ञ ये क्या है, ये राजा जैसी व्यवस्था की क्या है, शक्तियों का प्रतीक माना जाएगा एक प्रकार से। और यहाँ पर जो डिस्कशन आपको करके चलना है तो आप ये कहेंगे कि शक्तियों की व्याख्या जो है, शक्तियों की व्याख्या के साथ साथ क्या है, यहाँ पर आपको क्या है, जो राजा जैसी व्यवस्था है उसके कर्तव्यों की क्या है व्याख्या भी आपको यहाँ पर क्या है मिल जाती है। तो हमको लगता है कि जब आप कभी भी एक जो शीर्षक आपने लिया है उस शीर्षक को आधार बना करके जब कभी भी आप लोग व्यवहार करने की बात करोगे कि भी हमारे यहाँ पर राजा की शक्तियों का जो डिस्क्रिप्शन है या राजा की कर्तव्यों को जो आपका सबसे पुराना डिस्क्रिप्शन जो आपको मिलता है, तो सबसे पुराना डिस्क्रिप्शन जो आपको दिखाई पड़ता है वो कहाँ पर दिखाई पड़ता है, वो उत्तर वैदिक काल में आपको दिखाई पड़ता है। तो यज्ञों के माध्यम से जब आप चर्चा करेंगे तो आपकी चर्चा पाक साफ बनी रहेगी, आपकी चर्चा को क्या है एक मजबूत धरातल आपको मिलेगा। और कई बार ये जो रेफरेंसेस हैं परीक्षाओं में क्या है आपके सामने आ भी जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत या इसमें कोई समस्या वाली बात है नहीं। अब यहां से अगर हम प्राचीन भारतीय इतिहास का रेफरेंस उठाएंगे शुरुआत में, क्योंकि वो तो हमें करके चलना पड़ेगा, यहां से आगे की जो आपकी यात्रा होगी तो यहां से आगे की यात्रा में आप जो मेजर रेफरेंस उठाने की बात करेंगे तो मेजर रेफरेंस आप किसका उठा सकते हैं, आचार्य चाणक्य का रेफरेंस आपको यहां पर क्या उठा के चलना पड़ेगा। आचार्य चाणक्य का रेफरेंस आपको यहाँ पे उठा के चलना पड़ेगा, इनको आप छोड़ नहीं सकते हैं, इनको आप छोड़ नहीं सकते। और आचार्य चाणक्य का जो एक मेजर अकाउंट आपको दिखाई पड़ता है, आचार्य चाणक्य का जो मेजर अकाउंट आपको दिखाई पड़ता है, आप लोग भली बातें इस बात को जान पा रहे होंगे कि मेजर अकाउंट क्या है, अर्थशास्त्र है। क्या है, अर्थशास्त्र है। ठीक है, कई बार आपसे पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के रिगार्डिंग 3 चीजें आपसे बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। अगर हम पृथ्वी की परीक्षाओं में एक तथ्यात्मक जानकारी का ग्राउंड अगर हम यहाँ पे बनाने की बात करते हैं, कई बार क्या है कि अर्थशास्त्र के पार्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। तो अर्थशास्त्र जो है टोटल जो डिवाइडेड है वो 15 पार्ट्स में है, जिसको आप हिंदी में कई बार अधिकरण भी कहने की बात करते हैं। कई बार उत्तराखंड में ये भी हो रखा है कि अर्थशास्त्र की लैंग्वेज आपसे पूछी गई है, तो अर्थशास्त्र की जो लैंग्वेज है वो क्या है, संस्कृत भाषा आप लेके चलेंगे, संस्कृत भाषा आप इसमें लेके चलेंगे। कई बार आपसे ये भी पुटअप किया जाता है कि जो अर्थशास्त्र है उसका मेन सब्जेक्ट क्या रह जाता है, अर्थशास्त्र का मेन सब्जेक्ट आपको क्या बता के चलना है। तो मेरे प्यारे साथी, अर्थशास्त्र का मेन सब्जेक्ट जो है, ये अर्थशास्त्र का जो मेन सब्जेक्ट होगा वो आर्थिक गतिविधियां नहीं है। जैसा कि नाम से थोड़ा आपको अंदाजा पड़ा होगा, तो नाम से अगर आप लेके चलेंगे तो आप आर्थिक गतिविधियां बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं है। अर्थशास्त्र की तो मुख्य विषय वस्तु क्या है, वो राजनीतिक मूल्य हैं, जिनको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, यानी कि पॉलिटिकल क्या है, वैल्यूज। तो अर्थशास्त्र जैसी विषय वस्तु का आधार बना करके हम आचार्य चाणक्य को बिल्कुल यहाँ बहुत अच्छी प्रकार से जोड़ के चल सकते हैं कि अर्थशास्त्र जैसी विषय वस्तु या एक मेजर वन अकाउंट के माध्यम से यहाँ व्याख्यान किए गए हैं बड़े बड़े। यहाँ पे क्या व्याख्यान आते हैं, और ये जो आपके व्याख्यान है, इन व्याख्यानों में दोनों चीज़ें हैं कि जैसे राजा की शक्तियों का वर्णन है, जैसे कि क्या है, राजा की शक्तियों का वर्णन आपको दिखाई पड़ता है, राजा की शक्तियों का वर्णन आपको दिखाई पड़ता है, और राजा की शक्तियों के वर्णन के साथ साथ क्या है, राजा के कर्तव्यों का वर्णन भी आपको दिखाई पड़ता है, राजा के कर्तव्यों का वर्णन भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है, राजा के कर्तव्यों का वर्णन भी आपको दिखाई पड़ता है। तो ये चीज़ें आती रहती हैं आपके परीक्षाओं में। तो जैसे उत्तर वैदिक काल से तो आपका प्रारंभिक बिंदु आपको मिल ही जाता है, उसके बाद जो राजा जैसी शब्दावली है थोड़ा अपने आप को व्यवस्थित बना लेती है, थोड़ा अपने आप को क्या अनुशासित कर लेती है, और आगे ये रेफरेंस आपको लेकर के चलना पड़ेगा, और इसका थोड़ा पोस्टमार्टम भी आपको करके चलना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जितनी ताकत आप डिस्कशन में लेकर के चलोगे उतनी ही परीक्षा के हिसाब से आपको सवाल भी मिल ही जाते हैं, और जितना आप डिस्कशन में अपने आप को कंसाइज बनाने की बात करोगे तो उतना ही परीक्षाओं में आपको इस चुनौतियों का सामना करना पड़ जाता है। तो आपको अपने डिस्कशन में कंसाइज नहीं रहना है, एक बार मेहनत की जाती है बढ़िया तरीके से, आपका वो काम है, आपको वो काम करके चलना है।
तो केवल इतना नहीं बताना है आपको कि आचार्य चाणक्य का जो मेजर अकाउंट आपको मिलता है अर्थशास्त्र, ठीक है, 15 भाग आपने बता दिए, लैंग्वेज आपने संस्कृत यहाँ पे बता दिया, आर्थिक गतिविधियां भी आपने यहाँ पे बता दिया, मेन सब्जेक्ट आपने क्या बताया और राजनीतिक मूल्य आपने बता दिया, ठीक है। इसमें बड़े बड़े व्याख्यान आपके सामने आ जाते हैं कि आचार्य चाणक्य खुद ये बताते हैं कि भाई देखो ऐसा है कि राजा जैसी व्यवस्था के कर्तव्य क्या होंगे और राजा जैसी व्यवस्था की क्या है शक्तियां क्या होंगी। तो ये भी एक व्यवस्थित मामला है, इसको भी क्या है आप अपनी चर्चा का विषय बना करके चलोगे। ये भी क्या है साथियों एक व्यवस्थित मामला है और इसको भी क्या है आपको अपनी चर्चा का मुख्य विषय यहां पर बना करके चलना पड़ेगा। अब हमको यहां पे क्या बताना है, मान लीजिए आपने राजा के कर्तव्यों का वर्णन करना है और आपको आचार्य चाणक्य की ओर से करके चलना है, तो देखिए क्या अच्छा रहेगा यहां पर। मान लीजिए अगेन आपने क्या कहा, आचार्य चाणक्य, आचार्य चाणक्य, आचार्य चाणक्य, और आचार्य चाणक्य की ओर से आप डिस्कशन क्या करना चाहते हैं, आप डिस्कशन क्या करना चाहते हैं, तो आप राजा की शक्तियों को डिस्कशन करना चाहते हैं और राजा की शक्तियों को यहाँ पर क्या दिखाना चाहते हैं। तो दिखाने का अच्छा तरीका क्या होगा, दिखाने का अच्छा तरीका ये होगा कि आचार्य चाणक्य ये कहते हैं कि भी शासन के संदर्भ में जो तमाम प्रकार की अनिवार्य शक्तियां हैं, क्या कहा मैंने, शासन के संदर्भ में जो तमाम प्रकार की आपकी क्या है अनिवार्य शक्तियां हैं, तो तमाम प्रकार की अनिवार्य शक्तियों का जो प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन हो जाए, तमाम प्रकार की अनिवार्य शक्तियों का जो प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन हो जाए वो एक बिंदु में हो जाए और इस बिंदु को आप क्या कहेंगे, किंग कहेंगे, राजा कहेंगे। यानी कि वो कहना चाहते हैं कि शासन संबंधी जो आपकी अनिवार्य गतिविधियां हैं वो एक बिंदु में आकर के अपने आप को सेंट्रलाइज करें और ये जो बिंदु है ये बिंदु क्या कहलाएगा, किंग कहलाएगा, यानी कि राजा कहलाएगा। ऐसा करके वो आपको ये बताना चाहते हैं कि जो किंग है, किंग को आपको स्टेट जैसे अरेंजमेंट के साथ जोड़ के चलना पड़ेगा और ये राजा जो है ये राज्य जैसे अरेंजमेंट के संदर्भ में क्या हो जाएगा, ये शक्ति का मुख्य प्रतीक माना जाएगा, ये शक्ति का मुख्य प्रतीक माना जाएगा, ये शक्ति का मुख्य प्रतीक माना जाएगा या ये शक्ति का मुख्य स्रोत माना जाएगा। ये शक्ति का या तो मुख्य प्रतीक माना जाएगा या शक्ति का क्या है मुख्य स्रोत माना जाएगा, मेजर वन सोर्स माना जाएगा। ऐसा उनका मानना था कि वो तमाम प्रकार की शासन के संदर्भ में जो अनिवार्य शक्तियां हैं उनका वेरी सिस्टमेटिक सेंट्रलाइजेशन और राजा जैसी व्यवस्था के हाथों में करवाना चाहते थे। ये मामला किसका है, आचार्य चाणक्य का मामला ये क्या है बन जाता है। लेकिन साथ ही साथ आचार्य चाणक्य ये भी आपको समझाने की बात करें, शिक्षाएं तो बहुत ज़्यादा हैं, शिक्षाएं तो उतनी ही कि 1 महीने तक लगातार उनको आप डिस्कस करते रहो, लेकिन यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पहलू ही आप लोग क्या है चर्चा उन पर आप लोग करके चलेंगे। तो एक तो ये है, ये आपको कहना पड़ेगा कि वो तमाम प्रकार की शक्तियों का जो वेरी प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन है वो राजा के हाथों में करना चाहते, लेकिन उनको ये भी खतरा था कि अगर तमाम प्रकार की शक्तियों का जो प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन है वो राजा के हाथों में आ जाएगा तो हो सकता है कि राजा अत्याचारी हो जाए, हो सकता है कि राजा अहंकारी हो जाए, है ना, क्योंकि शक्ति कई बार क्या है आपको थोड़ा परेशान करके चलती है। संबंधित व्यक्ति कई बार अहंकारी भी हो जाते हैं, अत्याचारी भी हो जाते हैं, तानाशाही रवैया भी अपना करके चलते हैं। तो आचार्य चाणक्य ने ये जोड़ा बाद में कि मंत्री परिषद जैसी जो व्यवस्था है वो राजा के साथ जुड़ के काम करेगी। यानी कि उन्होंने ऐसा कहकर के अपने आप को बचा लिया है, यानी कि उन्होंने ऐसा कहकर के अपने आप को राजनीतिक तौर पर क्या है संरक्षण दिलवाने की बात उन्होंने उस समय कही है कि वो कहते हैं कि मैं ये तो मानता हूं कि तमाम प्रकार की शासन के संदर्भ में जो अनिवार्य शक्तियां हैं उनका वेरी सिस्टमेटिक जो सेंट्रलाइजेशन है वो एक ही राजा के हाथों में हो जाना चाहिए। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि राजा जैसी व्यवस्था को अपने साथ क्या है मंत्री परिषद जैसी व्यवस्था को थोड़ा जोड़ के चलना पड़ेगा। मंत्री परिषद में जो शामिल मंत्रीगण होंगे उनसे सलाहें करनी होंगी ताकि जो शक्ति का सेंट्रलाइजेशन है उसमें अपने आप ही क्या है डिसेंट्रलाइजेशन का भाव आ जाए, ताकि उसमें अपने आप ही क्या है थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। क्योंकि जब आप एक सलाहकारी वर्ग को अपने साथ जोड़ के चलते हो और सलाहों के बिहाफ पे बाद में जब आप डिसीजंस लेने की बात करते हो तो डिसीजन मेकिंग पावर का थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन भी हो जाता है और उसमें थोड़ा क्या है फ्लेक्सिबिलिटी का ग्राउंड भी आ जाता है।
आचार्य चाणक्य के राजनीतिक विचार हमको ये समझाने का प्रयास करते हैं कि वो मंत्री परिषद जैसी व्यवस्था को बहुत कमजोर व्यवस्था के रूप में नहीं देख रहे थे। उनका मानना था कि मंत्री परिषद में जो सामने मंत्रीगण होंगे, ऐसा नहीं है कि ये आपको अच्छा लगा आपने इसको मंत्री बना दिया, इससे आपका अच्छे संबंध है इसको आपने मंत्री बना दिया, कोई आपका दोस्त है तो उसको आपने अपना मंत्री बना दिया, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि भाई जब आप मंत्रियों को नियुक्त करने की बात करेंगे, उनके बड़े बड़े परीक्षण आपको करके चलने पड़ेंगे। मंत्री लालची नहीं होना चाहिए, मंत्री भयमुक्त होना चाहिए। ये दो परीक्षण उनके बहुत बड़े परीक्षण थे कि जिन लोगों को आप मंत्रियों के रूप में नियुक्त करना चाहते हो, उन लोगों के सामने कुछ ऐसे केसेस आपको डालने पड़ेंगे ताकि आप इस बात का प्रॉपर टेस्ट कर पाएं कि वो लालची तो नहीं है या भयमुक्त है कि नहीं। वो कहते हैं कि मंत्री को लालची नहीं होना चाहिए और मंत्री को भयमुक्त होना चाहिए, भय रहित होना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि अगर कोई मंत्री भय रहित नहीं है या भय मुक्त नहीं है तो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में या विपरीत परिस्थितियों में अपने ही राजा को व्यवस्थित सलाह देकर के नहीं चलेगा। तो यह मामला उनका बाद में ठीक रहा। अगर वो अपनी चर्चा में बिल्कुल ऐसे ही कहकर के चले जाते कि नहीं, हम तो शासन के संदर्भ में जो अनिवार्य शक्तियां हैं उन तमाम प्रकार की अनिवार्य शक्तियों का वेरी सिस्टमैटिक जो सेंट्रलाइजेशन है और राजा जैसी व्यवस्था के हाथों में करना चाहते, तो मामला थोड़ा नेगेटिव हो जाता। लेकिन उन्होंने अच्छा किया कि राजा जैसी व्यवस्था के साथ बाद में मंत्री परिषद जैसी व्यवस्था को जोड़कर दिखा दिया और मंत्री परिषद को एक सलाहकारी वर्ग के रूप में लेके चले। और यह बात अपने आप ही प्रमाणित हो जाती है कि जब मंत्री परिषद जैसा सलाहकारी वर्ग आपके साथ जुड़ा हुआ है तो डिसीजन मेकिंग पावर में फ्लेक्सिबिलिटी भी जनरेट हो जाएगी और डिसीजन मेकिंग पावर में हल्का सा डिसेंट्रलाइजेशन भी आ जाएगा। और हम आपको बता पा रहे हैं कि मंत्री परिषद जैसी व्यवस्था उनके लिए कोई हल्की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि मंत्रियों की योग्यताओं पे वो चर्चा कर रहे हैं कि योग्य से योग्य लोगों को आप क्या है मंत्री परिषद का पार्ट बना करके चलेंगे। इतना ही नहीं, अगर हम कोई बड़ी शिक्षा आपके सामने रखने की बात करें तो बड़ी शिक्षा में ये ग्राउंड कई बार आपकी परीक्षाओं में आया भी है, जो अब हम बोलने जा रहे हैं, अब हम आपको समझाने जा रहे हैं कि उनका मानना था कि राजा का जो व्यक्तिगत जीवन है वो व्यक्तिगत जीवन कुछ नहीं है। राजा होने के नाते आपकी लाइफ है क्या, पब्लिक लाइफ है। अगर आप अपने व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देने की बात करेंगे तो आप राजा नहीं हैं। आपको अपने व्यक्तिगत हितों के त्याग करने पड़ेंगे, आपको अपने व्यक्तिगत हितों का सैक्रिफाइस करके आपको चलना पड़ेगा। आप क्या है, जो आपकी प्रजा है, प्रजा के प्रति जो आपके कर्तव्य हैं, प्रजा के प्रति जो आपके लाइफ का उद्देश्य है, जिसको आप अपना सार्वजनिक जीवन कहेंगे या जिसको आप अपने क्या कहेंगे पब्लिक लाइफ कहने की बात करेंगे, कि आपको वहां ज्यादा जाना पड़ेगा। व्यक्तिगत हितों का तो आपको बिल्कुल त्याग करके चलना पड़ेगा। प्रजा के संदर्भ में जो हित आपके बनते हैं, प्रजा के संदर्भ में जो आपके राजा होने के नाते कर्तव्य आपके बनते हैं, उन कर्तव्यों पर क्या है आपको कुछ ज्यादा ध्यान लेकर के आना पड़ेगा। और इसमें बड़ी बात उन्होंने कही कि भैया राजा जो है हमेशा अपनी प्रजा का कल्याण सुनिश्चित करके चलेगा, यानी कि राजा जैसी व्यवस्था जो है अपनी प्रजा के कल्याण को भूलेगा नहीं, अपनी प्रजा का सामूहिक कल्याण करके चलेगा और अपनी प्रजा का जो सामूहिक कल्याण है उसी में अपने व्यक्तिगत कल्याण को ढूंढने का प्रयास करेगा, ये उन्होंने कहा। और इसका पुख्ता सबूत इस रूप में भी आपको मिल जाता है कि आचार्य चाणक्य एक साम्राज्यवादी राज्य की वकालत कर रहे थे, एक साम्राज्यवादी सोच के राज्य का समर्थन कर रहे थे। उनका मानना यह था कि जब कोई राज्य साम्राज्यवादी होकर के व्यवहार करता है तो वह अपने भौगोलिक क्षेत्रों को क्या है विस्तारित रूप देने का प्रयास करता है, और जब वह अपने क्षेत्रों को, अपने भौगोलिक क्षेत्रों को विस्तारित रूप देने का प्रयास करता है तो आए दिन उसके पास क्या है नए प्रकार के संसाधन आते हैं, जिन्हें अतिरिक्त संसाधन कहा जाता है। और इन अतिरिक्त संसाधनों का प्रयोग करके अपनी प्रजा का कल्याण सुनिश्चित करना क्या है काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो था उनमें ये, वो साम्राज्यवादी राज्य का समर्थन भी कर रहे थे, वो एक वेलफेयर स्टेट का समर्थन भी कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना यह था कि राजा को हमेशा मतलब क्या है अपनी प्रजा के सामूहिक कल्याण के बारे में सोचना होगा, राजा को अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग करना होगा। अंत में उन्होंने ये बात जोड़ी कि अगर प्रजा को लगता है कि राजा अत्याचारी हो गया है, तानाशाही हो गया है, अहंकारी हो गया है, तो आप अपने राजा का वध नहीं करेंगे।
यानी कि अपने राजा का विरोध करते हुए उसकी हत्या आप नहीं करेंगे। आप केवल इतना करेंगे कि आप अपने राजा को टैक्स देना बंद करें, जो उत्पादन का 1/6% आपको अपने राजा को देना होता है, जो उन्होंने अर्थशास्त्र में बताया है। यह कई बार आ रखा है कि अर्थशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है, कृषि उत्पादन का 1/6, कि जो आप भू राजस्व के रूप में अपने राजा को देने की बात करते हैं तो आप उसको क्या देना बंद कर दें। और जब आप उसको देना बंद कर देंगे तो आपके राजा की आर्थिक स्थिति अपने आप ही कमजोर हो जाएगी। तो फिर काहे का अहंकारी, काहे का अत्याचारी और काहे का क्या है, तानाशाही। तो पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास में ये कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं हमने आपके सामने रखी है। पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास में क्या है, अगर आप राजा की शक्तियों का वर्णन करने की बात करेंगे या राजा के कर्तव्य का वर्णन करने की बात करेंगे तो फिर जो आपका आचार्य चाणक्य के डिस्क्रिप्शंस हैं ये अपने आप ही क्या हो जाते हैं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आपके सामने बन जाते हैं। और मैंने वो शिक्षाएं आपके सामने रखी हैं जो बहुत ज्यादा मजबूत हैं। बातें तो उन्होंने बहुत सारी की हैं, लेकिन ये मजबूत शिक्षाएं हैं कि शक्तियों को आप कैसे लेके चलेंगे उनके अनुसार, और कर्तव्य को आप किस प्रकार से लेके चलेंगे उनके अनुसार, ये बात है। दूसरी बात एक ही है कि यहां एक जुड़ाव आपको करके चलना पड़ेगा कि अगर आप मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात करते हैं, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जब आप बात करने की बात करते हैं तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जनरली ये माना जाता है कि जो डोमिनेंट फैक्टर है वो क्या है आपका, वो तो भी बनता है आपका मुस्लिम शासन। लेकिन मुस्लिम शासन के साथ साथ यहां पर अगर आप साउथ इंडिया का रेफरेंस लेने की बात करोगे तो साउथ इंडिया में एक हिंदू किंगडम आपको दिखाई पड़ेगा, एक हिंदू किंगडम आपको दिखाई पड़ेगा। और जो हिंदू किंगडम है आपने बिल्कुल इसके बारे में पढ़ा होगा, हम क्या कहते हैं, विजयनगर एम्पायर कहते हैं, यानी कि विजयनगर एम्पायर कहेंगे इसको, विजयनगर एम्पायर आप कहेंगे। अच्छा, विजयनगर एम्पायर में जो हैं सबसे मजबूत करैक्टर जो आपको मिलेंगे, तो सबसे मजबूत करैक्टर कौन मिलेंगे आपको, कृष्णदेव राय आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ये जो आपके कृष्णदेव राय हैं इनका जुड़ाव आचार्य चाणक्य के साथ आप हमेशा करके चलेंगे। अच्छा, कृष्णदेव राय की एक बुक, एक रचना आपसे पूछी जाती है जो बहुत परीक्षा में आती है, जिसको आप क्या कहते हैं, आमुक्त माल्याद कहते हैं। क्या कहा जाता है, आमुक्त माल्याद उसको कहा जाता है। और ये जो आमुक्त माल्याद है, तो आमुक्त माल्याद की लैंग्वेज भी कई बार आपसे पुटअप की गई है। आमुक्त माल्याद की क्या लैंग्वेज भी आपसे कई बार पुटअप की गई है। और जो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज रहती है वो क्या है आपकी, तेलुगु है, यानी कि रचना किसकी है, तेलुगु भाषा की है। और आमुक्त माल्याद भी बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं। इस रचना की जो मुख्य विषय वस्तु मानी जाती है, इस रचना की जो मुख्य विषय वस्तु मानी जाती है, तो मुख्य विषय वस्तु क्या मानी जाती है, सेम बात आपको कहनी है कि राजा की शक्तियों एवं कर्तव्यों का उल्लेख, राजा की शक्तियों एवं कर्तव्यों का उल्लेख, एवं कर्तव्यों का उल्लेख, एवं कर्तव्यों का उल्लेख। तो कुल मिलाकर के साथियों, इस चर्चा के माध्यम से हमने क्या है, हमने आपको एक शीर्षक दिया, और शीर्षक में हमने आपको क्या दिया था कि राजा की शक्तियों का जो वर्णन है, राजा की शक्तियों का जो मामला है, या राजा के कर्तव्य का जो मामला है, आप केवल अपने इतिहास में, केवल आप अपने इतिहास में क्या पवित्र यात्राएं कर पाएंगे। तो जो पवित्र यात्राएं आपको करनी है वो 3 प्रकार से आपको यात्राएं करके चलनी है। यहाँ 2 रेफरेंस तो आपको लेके चलने पड़ते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में, और यहाँ एक जो बहुत ही मजबूत रेफरेंस आपका है वो लेके चलना पड़ता है आपको, क्या है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में। और आप देख पा रहे हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो आमुक्त माल्याद है, कई बार ये सवाल पुटअप किया गया है कि आमुक्त माल्याद की जो समानता है आप किस अकाउंट के साथ करने की बात करेंगे, तो आपको आंसर क्या देना पड़ेगा, अर्थशास्त्र। लैंग्वेज हमने क्या बताया, तेलुगु भाषा हमने बताने का कार्य किया। मुख्य विषय वस्तु क्या लेकर चलेंगे, राज्य की शक्तियों एवं कर्तव्य का उल्लेख आप लेकर के यहां पर चलेंगे। सबसे मजबूत बात किसके पास रहेगी, आचार्य चाणक्य के पास रहेगी। हम उम्मीद करेंगे कि ये हल्की सी चर्चा आपको काफी सावधान करने का प्रयास करेगी और आपको ये सिखाने का प्रयास करेगी कि केवल एक शीर्षक आप बनाएं और उस शीर्षक के माध्यम से आप किस प्रकार की सकारात्मक चर्चाएं कर सकते हैं, उन पर आप क्या डिस्कशन करके चलें। अब हमें यही काम करना होगा।
हमें अपनी चर्चाओं में थोड़ी सामूहिकता लानी होगी। जो वैल्यूज आपकी बिखरी हुई हैं उनको थोड़ा एक स्थान पर ला करके क्या है डिस्कस करना होगा। अभी मैंने इसमें पॉलिटिकल साइंस का कोई रेफरेंस नहीं जोड़ा है, जानबूझ के नहीं जोड़ा है, क्योंकि अभी उसका समय आया नहीं है। अभी जो चर्चाएं हम आपके सामने रखना चाहते हैं, आप जानते हैं मेरी आदत है, मैं हर बात को समय के हिसाब से जोड़ के चलता हूं। तो अभी मुझे लगता है कि पॉलिटिकल साइंस की आपको यहाँ इस चर्चा में कोई लंबी यात्रा कराने का समय नहीं आया है। जिस दिन समय आ जाएगा उस दिन एक नया शीर्षक हम आपको खुद ही दे ही देंगे और उसके बिहाफ पे क्या है हम अपनी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो लगातार आपको वीडियोस के साथ जुड़ के काम करना है। जहां तक संभव हो पाए आप उनके साथ रहना सीखो। हम तो ये कहेंगे कि थोड़ा समय निकाल के एक बार वीडियो को विजिट कर लिया करो। एक दिन छोड़ के वीडियो आता है, अब तो आपको पता पड़ ही गया होगा। डेली वीडियो नहीं आता, एक दिन छोड़ के वीडियो आता है। तो डेज के हिसाब से क्या है आप अपने दिमाग में पहले फिट करके रखा करो कि आज वीडियो आ रही है। नया समय दोपहर में 3 बजे का दिया गया आपको। एक दिन छोड़ के जो वीडियो आपके सामने आती है वो जिस दिन वीडियो आएगा वो 3 बजे तक वीडियो आपके पास आ जाता है। हालांकि वीडियो अगर लंबी है तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन कुल मिलाकर के 3 से 4 बजे के बीच में वीडियो आपके पास आ ही जाता है। तो आप थोड़ा ये टाइम टेबल भी अपने दिमाग में थोड़ा फिट कर लें और इसी के हिसाब से थोड़ा क्या है वीडियोज़ के साथ थोड़ा जुड़ के काम करें, अपनी बातों को वहाँ पर प्रस्तुत करें और जितना लाभ आप ले पाएँ उतना लाभ आप लेकर के चलें, क्योंकि उद्देश्य हमारा वही है कि आपका लाभ अधिक से अधिक क्या है सुनिश्चित हो जाए। बस इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ आज की इस चर्चा को हम यहाँ पर थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।